आप संजीव बजाज को सुन रहे थे, इससे पहले आशुतोष भी अपनी राय रख रहे थे जो कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के। अब मेरे साथ दो टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, एक तो है राजेश पलविया जी एक्सिस सिक्योरिटी से और दूसरे चिराग कबानी भी हमारे साथ हैं। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाजार आज किस तरफ जा सकता है सर? ये 16,200 को तोड़ देगा या 16,400 आज ही आ जाएगा, या फिर इन दोनों के बिल्कुल अलग इसके बीच में ही रह जाएगा? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए मार्केट में अभी तक का जो सेटअप बना है उसके हिसाब से हमें लगता है 16,200 के लेवल को मार्केट होल्ड करेगा और इसके ऊपर ही ट्रेड करते रहना चाहिए। और हमें लगता है अगर इसके ऊपर मेंटेन रहा तो यहाँ से 16,400 450 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो कल वीकली एक्सपायरी है, उसके चलते अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो अभी तक के सेटअप के हिसाब से 16,400 16,500 के स्ट्राइक में काफी कॉल राइटिंग एक्टिविटी है, तो थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस जैसा जोन काम करेगा। बट हमें लगता है कि जैसे ही ईज ऑफ होगा, जैसे वीकली प्रेशर वीकली एक्सपायरी कल होते हुए दिखेगी, उसके बाद हमें लगता है कि एक अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 16,500 तक भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी रणनीति ये है कि अगर कोई डिप मिलती टुवर्ड्स 16,200 के नजदीक अगर कोई डिप मिलती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ड्यूरिंग द डे हमने देखा कि मार्केट एक बार वहां तक स्लिप भी हुआ था और वहां से काफी अच्छा पुल बैक बना है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारे हैं 16,180 के और लॉन्ग साइड का ट्रेड हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं निफ्टी में। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16,400 450 तक के। राइट, ठीक है। सो ये व्यू रहेगा राजेश का निफ्टी पर। हमारे साथ चिराग कबानी भी है। चिराग, आपका क्या व्यू है कि बाजार ने ऊपर के जो गेन्स इरोड किए हैं, क्या कोई रेंज है जिसमें अभी इस वक्त ट्रेड करते हुए देखेंगे? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल मुझे मार्केट बुलिश ही लग रहा है, बट ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है 15,735 से 16,400 का। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई पुल बैक आता है निफ्टी में वापस 16,150 के आसपास फ्यूचर लेवल्स, तो लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। जब तक 16,000 के लेवल्स के ऊपर निफ्टी रहता है, मुझे शॉर्ट टर्म टारगेट 16,650 का नेक्स्ट एक्सपायरी तक लग रहा है। तो मैं इस पे निफ्टी पे बुलिश व्यू ही रखूंगा अपना। बैंक निफ्टी ये लेवल्स पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 33,800 का। फर्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा 34,800। 34,800 के क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 35,300 के लेवल्स तक जा सकता है। राजेश, एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस बताता हूँ और प्लीज आप मुझे बताइए चार्ट्स पे क्या दिखता है। वो है डायग्नोस्टिक स्टॉक्स। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स को पहले बाजार ने कोविड के दौरान अनप्रेसिडेंटेड वैल्यूएशन दिए। मैं आपको 3 डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की ग्रिड में लेके आऊँगा और वो ग्रिड ये इसलिए है, ये बताने के लिए कि कितना टॉप से नीचे है। 50% एवरेज फॉल हुआ है थायरोकेयर में, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब 51% टॉप से ये फॉल किए हैं। और अब आपको हम दिखाएंगे वो ग्राफिक जिसमें थायरोकेयर की डील है जो प्राइवेट इक्विटी कंपनी ने डॉक्टर वेलुमनी से ली थी। वो देखिए, वो टॉप है 25 जून। इससे ज़्यादा आप प्रिसिशन से, जैसे कहते हैं ना, एकदम सटीकता से टॉप नहीं कॉल कर सकते। प्रमोटर ने प्राइवेट इक्विटी को बाजार के टॉप पे सेल किया और वहां से 50% नीचे आ गया। राजेश, आपकी क्या राय बन रही है इसके ऊपर, तीनों स्टॉक्स पे, चार्ट्स पे? तो अजय जी, तीनों ही स्टॉक्स का अगर हम सेटअप देखें तो तीनों ही स्टॉक काफी वीक हो चुके हैं और जिस तरीके के करेक्शन हमने थ्रू आउट द मंथ देखे पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूस एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो स्टॉक के स्ट्रक्चर तो काफी वीक हो चुके हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें काफी बड़ा सेल ऑफ या इन्वेस्टर्स का एग्जिट इसमें ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 50% के करेक्शन एक सिग्निफिकेंट करेक्टिव एक्शन माना जाएगा। और सारे तीनों ही स्टॉक्स में देखें तो सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही अब ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिनकी पोजीशन है, अगर कोई भी उछाल मिलता है स्टॉक्स में किसी भी रीजन से, मार्केट के अपसाइड के चलते अगर कोई भी उछाल मिलता है तो वहाँ एग्जिट करना चाहिए। लाल पाथ लैब का अगर हम सेटअप देखें तो जब तक अब यहाँ पे 2350 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, कोई भी स्ट्रेंथ हमें लगता नहीं कि यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। उसी तरीके से मेट्रोपोलिस में 2000 काफी स्टीफ रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। और थायरोकेयर के सेटअप को एनालाइज करें तो 750 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कोई भी पुल बैक एक्शन का। तो तीनों स्टॉक में वीक स्ट्रक्चर हो चुके हैं, कोई भी पुल बैक आता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो
तो हम यहाँ पर ये पूरे स्पेस पे वीकनेस दिखती है राजेश को, और जिसके चलते एग्जिट करने की यहाँ सलाह दे रहे हैं राजेश। एक और स्पेस है कि इस पर अभी आपको और अपडेट भी लेकर आएंगे, वो है ऑनलाइन गेमिंग कसिनो। यहाँ पर जीओएम की बैठक भी खत्म हो चुकी है, फैसला निकल कर आया 28% अब जीएसटी लगेगा, और इसके चलते आप नजारा टेक्नोलॉजी, डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक्स को देखें तो उस पर एक डेंट जरूर दिख रहा है। थोड़ी देर में प्रकाश को भी लेकर आएंगे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इस बात की जानकारी चैनल पर दी भी थी कि इस तरह के जीएसटी स्लैब्स की बात हो रही है इस पूरे स्पेस पे। और अब आप देखें तो इस स्पेस में नजारा टेक, हालांकि 0.5% ही नजारा पे आपको यहाँ डेंट दिख रहा है, और डेल्टा कॉर्प में आपको 2.5 से 3%। तो आई थिंक थोड़ा बहुत ही शायद पहले करेक्ट हो चुके थे, या ये एंटिसिपेशन थी जिसके चलते आज हम इतना बड़ा डेंट नहीं देख रहे। लेकिन दोनों ही स्टॉक्स चार्ट पर कैसे लग रहे हैं चिराग, नजारा और डेल्टा, क्या और वीकनेस हो सकती है? अभी न्यूज आने के बाद तुरंत एक फ्लैश सेल दिखा था, बट फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है डेल्टा कॉर्प में। तो जब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस शॉर्ट टर्म में डेल्टा कॉर्प में 305 के नीचे क्लोज नहीं होता है, तो ज्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। शायद अगर 305 का लेवल शॉर्ट टर्म पे ब्रेक भी नहीं किया डेल्टा ने, तो ये वापस बाउंस बैक देके 395 के लेवल्स तक जा पाएगा। डिब्बी प्रियंका, आपको बताऊं मैं कि ये जो फ्लैश सेल आप दिख रहे हैं, जब कैंडल दिख रही है, जब पहली बार सरकार ने इंडिकेशन दिए थे कि क्रिप्टो को किस तरह से टैक्स किया जाएगा या पॉसिबल होगा, उसमें दो नजरिए निकल के आते हैं। आप ये कहेंगे 28% टैक्स, 1/3 इनकम टैक्स में देंगे हम, बट मालूम है दूसरा क्या बोल रहा है? कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है। डिजिटल ये लेजिटिमाइज हो गया, अब मैं इसमें 100% ग्रोथ कर सकता हूँ। अब मैं तो जहां पे आपने टैक्सेशन आ गया, आपका सब एक तरह से चीजें होंगी, नहीं आप सिस्टम का पार्ट है। आपके पास टैक्स लग रहा है, बेबी आपकी उम्मीद से ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आप सिस्टम का पार्ट है। कसिनोस और वैसे भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आप गोवा में तो कसिनो इसमें असली गेम कसिनो पे नहीं है। ये जो बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स कंपनीज आ गई हैं, वहां पे असली चीज है। तो इसलिए डेल्टा को तो वैसे भी नहीं गिरना चाहिए था, 5% क्यों गिर गया? इसीलिए देखिए तुरंत पकड़ लिया। जो चिराग कह रहे थे ना कि फ्लैश सेल आई, लेकिन लोग वापस आ गए, 2-3% रह गया। ये पूरा और एक चीज और एक चीज फॉलो अप सेलिंग भी नहीं आई है, और उसने अपना शॉर्ट टर्म का जो लो लगाया था 2 दिन पहले 216 का, वो भी अभी भी होल्ड कर रहा है डेल्टा कॉर्प। अगर कोई हाई रिस्क ट्रेडर है तो यहाँ पे एक्चुअली वो लॉन्ग कर सकता है। स्टॉप लॉस 205 का फॉर मीडियम टर्म, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 216 का होल्ड करके रखे। इमीडिएट मुझे तो लग रहा है कि ये वापस 265 टू 295 के लेवल्स टेस्ट करेगा। पहले कि प्रकाश दिल्ली से जुड़ पाए हमारे साथ, उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कई अपने सोर्सेज से बात भी की है थिंकिंग के ऊपर। आपको एक छोटा सा बैकड्रॉप बता दें कि इंडिया में गेमिंग कारोबार कितना बड़ा है, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए वर्सेस ग्लोबली क्या हो रहा है, और कौन कौन सी बड़ी कंपनियां। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जस्ट कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, क्यों यह आपको दिलचस्प लग सकता है। शरद बताइए। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री फोकस में है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। आपके गेम ऑफ स्किल होते हैं, फिर गेम ऑफ लक होते हैं जिसे हम गैम्बलिंग कहते हैं। तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, जो ऑफकोर्स ग्रे एरियाज़ हैं आपके गेमिंग में, तो उस पर फोकस रहेगा। लेकिन पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो लगभग भारत की जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है ऑलमोस्ट $2.2 बिलियन की मार्केट है, और अगर ग्लोबली कंपेयर करें तो सिर्फ 1% मार्केट शेयर जो है आपको देखने मिलेगा। अब जो गेमिंग रेवेन्यू है मेजॉरिटी मतलब 90% कह सकते हैं मोबाइल सेगमेंट से आते हैं, और ये जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट $1.8 बिलियन की, और अगले 3 साल में ये डबल से ज़्यादा होने वाली है, इसका अनुमान है रिपोर्ट्स का। और आगे जाते हुए अगर मोबाइल यूज़र्स की बात करें, जिस तरह हम अपने फ़ोन देखते हैं, चेक करते हैं, तो मोबाइल गेमर्स भी रहते हैं जो अपने मोबाइल हैंडसेट से गेमिंग करते हैं, उनमें भी जो है 50% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है 2025 के लिए। और हमने जो है कुछ लिस्ट निकाले हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं जो आपकी गेमिंग स्पेस पे इंडिया में बहुत एक्टिव है। तो लिस्टेड प्लेयर्स में जो है ऑफकोर्स सबसे पहले नज़ारा टेक रहेगा। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प में भी लगभग 10% का रेवेन्यू जो है उनके ऑनलाइन गेमिंग से आती है, स्किल से, ऑनलाइन रमी सर्विसेज जो है उनकी। इसके अलावा जेंसा टेक और ऑन मोबाइल ग्लोबल में भी गेमिंग में एक्सपोजर है। अनलिस्टेड स्पेस में भी अगर बात करते हैं तो ड्रीम 11 बहुत फेमस ब्रांड है, स्पेशली ड्यूरिंग IPL में जो ये ब्रांड देखा जाता है, ये फोकस में रहेगा। इसके अलावा पेटीएम की अनलिस्टेड आर्म है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, उस पर फोकस है। फिर गेम्स टू विन, और उसके अलावा मून फ्रॉग गेम्स और 99 फिल्म्स भी हैं। थैंक्स फॉर दैट शरद। आइए प्रकाश के पास जाते हैं, थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस ब्रेकिंग न्यूज पे। थोड़ा घबराए थे स्टॉक्स नजारा और डेल्टा कॉर्प, बट तुरंत उसके अंदर बाइंग आ गई, क्योंकि शायद
बिजनेस मॉडल पूरा हिल थोड़ी जाएगा, टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा, शायद ग्रोथ ज़्यादा हो, और या फिर जो भी बाजार की मानसिकता हो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, इसमें बायर ज़्यादा है एक्चुअली सेलर से। चिराग तो यही बता रहे थे। प्रकाश जुड़ गए हमारे साथ। प्रकाश बताइए, क्या सोर्सेज बता रहे हैं आपके, क्या बातचीत हुई अंदर? देखिए, ऑन रिकॉर्ड कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हमने जीओएम के चेयरमैन से भी बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि लीगल इशू है, इसलिए वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि जीओएम ने किस तरह के रिकमेंडेशन दिए हैं। बट हमने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ मेंबर्स से बात की, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अधिकारियों से बात की। हमें ये जानकारी मिल रही है एक्सक्लूसिवली, जैसा कि हमने 6 मई को रिपोर्ट किया था, उसी तर्ज पे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने आज अपनी बैठक में इस बात को फाइनल कर लिया है और अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें इस बात की सिफारिश की है कि कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा। ये रिपोर्ट अगले 1 या 2 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिल को सौंपा जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि इस महीने के आखिर में या जून की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और उसमें अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। इस बैठक में इस मसले पर भी आज चर्चा हुई है कि आखिर जीएसटी लेने का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब उसको किस तरीके से लगाया जाएगा, क्वांटम क्या होगा, किस तरीके से वैल्यूएशन होगा। तो उसमें जो इनिशियल बेटिंग अमाउंट है उसको ही आधार मानने की बात की गई है और यही सिफारिश सौंपी गई है। साथ ही साथ एक और मसला था ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड कि इंडस्ट्री का भी ये मानना था कि हर तरह के गेमिंग जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, लिहाजा उसको 28% स्लैब में डाल देने से इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। और इस बात पर भी चर्चा हुई है, कुछ मेंबर्स ने ये बात उठाए हैं कि जहाँ पे स्किल डेवलप इन्वॉल्व है उसको 18% स्लैब में रखा जाए, जो कि इस वक्त है, और जहाँ पे गैम्बलिंग है पूरी तरीके से उसको 28% में डाल दिया जाए। लेकिन इस बात पर सहमति बनी बाद में काफ़ी चर्चा के बाद कि नहीं, यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है, एकरूपता ज़रूरी है, लिहाजा इन सबको 28% स्लैब में ही डाला जाए। ये सिफारिश जो है वो दी गई है जीएसटी काउंसिल को और औपचारिक रूप से इसे अगले 1-2 दिन के अंदर सौंप दिया जाएगा और फिर इस पर जीएसटी काउंसिल को अंतिम फैसला लेना है। ये बताइए कि आप इतने हार्डवर्किंग रिपोर्टर हैं, रोज हमारे लिए ब्रेक करते हैं, आपको कोई शौक तो नहीं है ना ये ऑनलाइन गेमिंग वाले? नहीं, मुझे शौक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ये कहा है कि ड्रीम 11 के मसले में कि ये एक गैम्बलिंग नहीं है, इसमें स्किल इन्वॉल्व है। और इसी बात का जिक्र जो है आज जीओएम के कई मेंबर्स कर रहे थे कि आप हर किसी गेम को गैम्बलिंग कैसे मान सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि लॉ मिनिस्ट्री, क्योंकि ये फाइल पहले लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगी, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री के पास लीगल बेटिंग होने के बाद जो है इसको जीएसटी काउंसिल को भेजा जाएगा। बिल्कुल, एक बहुत थिन लाइन होती है वैसे स्किल में और ये गैम्बलिंग का बात है। जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अब मैं बता दूं, डिम्पी और प्रियंका तो आ गए हैं बॉम्बे में, दमन यहाँ से बहुत पास में है जहाँ डेल्टा कॉप के ऑफरिंग्स हैं। शायद आप दमन नहीं गई है ना? डेल्टन गोवा तो जा चुकी हैं आप, डेल्टन नहीं गई। आपको वो चेक, उनकी प्रीमियर प्रॉपर्टी डेल्टा कॉप की एक्चुअली वहाँ पे, और महालक्ष्मी रेस कोर्स से 3 किलोमीटर दूर डिम्पी रहते हैं लोअर परेल में। तो कभी ट्राई करने का अगर मूड बनाए तो बता दीजिएगा। बिल्कुल। चिराग, क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा बोलना चाहता था, जैसे अपन कैसीनो में हमेशा जाते हैं खेलने को, तो मालूम है कि मोस्ट ऑफ दी पीपल लॉस करते हैं, 10,000 रुपए लेके जाते हैं, लॉस करके आएंगे। तो गवर्नमेंट ने अभी बोल दिया पहले से हमको 2800 तो दे दो उसमें से, ताकि हमारे तो रेवेन्यू बढ़ते जाए। ऐसे भी तुम पूरे 10,000 हारने ही वाले हो। बिल्कुल। लेकिन स्किल और गेम की बात करें तो एक और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्किल वाला गेम ऑलरेडी यहाँ पे है, वो है स्टॉक मार्केट। उसमें लक भी है, उसमें स्किल भी है, उसमें नॉलेज भी है, उसमें तुक्का भी है, सब कुछ लगता है। सब मिला के कुछ लोग रोज देखते हैं अपना रिजल्ट, कुछ महीने में देखते हैं, कुछ साल में देखते हैं। कुछ क्या कह रहे हैं आप अपना रिजल्ट रोज देखते हैं या वीकली लेवल पे देखते हैं? कैसे देखते हैं अपने स्किल का एनालिसिस? हम क्वार्टरली देखते हैं रिजल्ट्स आने के बाद क्या सिचुएशन है, क्या चेंज की जाए। मार्केट्स रोज देखने पड़ते हैं, बट पोर्टफोलियो बस क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू होते हैं। एक्सीलेंट। चलिए, आपको एक और बड़ी स्टोरी जो दिन में आई उसके बारे में बताते हैं, वापस मार्केट्स पे आ जाते हैं। मार्केट में एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ आज, और वो था रुचि सोया के बोर्ड ने मंजूरी दे दी पतंजलि के फूड्स बिजनेस को कंपनी में मर्ज करने की। आपको याद होगा यहीं पे हमने ET Now स्वदेश पे हमने बातचीत करवाई थी अस्थाना साहब से पहले भी, जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। आज उसका बोर्ड अप्रूवल आया, 690 करोड़ में कंपनी ट्रांसफर हो रही है। 6% ऊपर है, टॉप में मेरे साथ 7-8% गया था रुचि सोया, नीचे आ गया। बट खास बात क्या है, हमने उनसे बातचीत की और खास बात उन्होंने ये बताई
कि 2500 करोड़ का एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का हो जाएगा, खर्चे हटाने के पहले जो ऑपरेशन से प्रॉफिट आता है 2500 करोड़ हो जाएगा कंबाइंड एंटिटी का, जो नई कंपनी बन रही है उसका नाम होगा पतंजलि फूड्स। मैं आपको ये बता दूं, और ये 25% ग्रोथ आउटलुक उन्होंने शेयर किया। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर प्योर कंज्यूमर कंपनीज की बात करें तो पूरे देश में 3-4 गिनती से 5 कंपनीज हैं एटलीस्ट लिस्टेड में, तो जिनका एबिटा वही 2,500-3 हजार करोड़ की रेंज में है। तो एक बड़ी कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए सुनते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अस्थाना साहब ने क्या बताया। All told, 500 plus SKUs which are getting sold, a revenue base of 4,100 crores plus, EBITDA which runs into 15 to 20% consistently. This year, the EBITDA will be about 650 crores plus. So broadly, that business has moved. The transaction has been done on a slump sale basis, which is basically the fair market value of the assets in the business. So that the board has approved paying consideration of 690 crores. Basis that the business is now moving into Ruchi. And subject to the shareholders' approval and the other regulatory approvals, the transaction is now approved by the board. So we now will seek shareholders' nod and the other necessary approvals, and we are expecting that business to come into the Ruchi fold in a very quick time now. चलिए बिल्कुल, तो ये तो रुचि सोया एक बड़ी डेवलपमेंट आज दिन में आती हुई। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर नजर डाल लेते हैं, वो है आरबीआई की जो हाल ही में अनएक्सपेक्टेड एम्बेसी जो बैठक हुई जिसमें उन्होंने रेट हाइक किए, उसके अब मिनट्स जारी हुए हैं। और इसके बाद हमारे साथ एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिक सौगत भट्टाचार्य भी बने हुए हैं। वेलकम टू इटिना स्वदेश मिस्टर भट्टाचार्य। इट्स मिनट्स जारी होने हैं अभी, किस तरह की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या निकल कर आ सकता है इस मिनट्स में, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ये बैठक हुई थी, रेट हाइक हुए थे, तो मिनट्स पर तो जाहिर तौर पर नजर होगी। तो मिनट्स पे पता चलेगा कि इंडिविजुअल मेंबर्स के जो स्टेटमेंट पहले आती है वो एग्रीगेट लेवल पे होता है कि 6 मेंबर्स जो यूनानिमसली वोट किए थे इस बार दोनों सीआरआर और रिपो रेट हाइक पे, इस पे पता चलेगा कि इंडिविजुअल मेंबर्स के इंडिविजुअल कंसर्न्स क्या थे। मैंने किनका ग्रोथ पे अभी भी नजरिया ग्रोथ पे लगा हुआ है, कौन इन्फ्लेशन पे ज्यादा लगे हुए हैं, कौन किनका इन्फ्लेशन का डर है कि ज्यादा मैंने जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कहते हैं उस पे किसका डर है। हाँ, फिर और भी पता लगेगा कि शायद एक्सचेंज रेट्स जो मैंने बाहर के जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उस पे और कितना चिंता है। तो इंडिविजुअल मेंबर्स की जो इंडिविजुअल आउटलुक है या उनकी सोच है वो मिनट से पता चलेगा। शुगाता, ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि ये बात तो सही है, शायद आरबीआई कुछ लोगों के हिसाब से बिहाइंड द कर्व थे, उन्होंने क्विकली ये स्टेप लेके अब इन टैंडम आ गए और मामला एकदम कैचअप हो गया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका स्टैंड क्या है। अगर हम कॉम्पोजिशन को देखें इन्फ्लेशन के, हम आपके लिए ग्राफिक्स भी लेके आएंगे, पूरे तरह से इन्फ्लेशन के जो कॉम्पोजिशन है उसमें एक तरफ तो बढ़ोतरी जारी है, ऑयल नीचे नहीं आ रहा है, स्टिकी है $100 $110, और फूड प्राइसेस राइजिंग है, लेकिन मेटल जो ग्लोबल कमोडिटी है, नॉन ऑयल कमोडिटीज, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, वो तो स्लाइड करती हुई नीचे आ रही हैं। ये ऊंट किस करवट बैठेगा आपके हिसाब से 2 महीने बाद? देखिए, मैंने अभी तक तो जो एडवांस फोरकास्ट आया है कि मॉनसून ठीक है, जून महीने में आ जाएंगे, यहाँ पे करीब मिड जून तक के काफी सारा देश कवर हो जाएगा, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है फूड प्राइसेस के लिए। लेकिन उसके साथ भी जो हमारे यहाँ पे जो फूड प्राइसेस, व्हीट, एडिबल ऑयल्स वगैरह जो फूड है, वो तो मेरे अंदाजे में अभी तक ऊपर बने रहेगा। व्हीट के प्रोडक्शन में घटा हुआ है, फिर जो एक्सपोर्ट्स के जो पॉलिसीज लिए गए हैं, तो व्हीट, एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस, उसके साथ कुछ जो फूड आइटम्स जो जुड़े होते हैं उनका तो बढ़ा रहेगा। लेकिन ये फूड और फ्यूल से ज्यादा, और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि मेरी ये यूक्रेन की क्राइसिस तो मिनिमम 5-6 महीना तो चलता ही रहेगा, उसके बाद भी सैंक्शंस जारी रहेंगे, तो मेरे ऑयल अभी तक नीचे आने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। जो चिंता की बात है, जो कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, जो नॉन फूड और नॉन फ्यूल, फूड और फ्यूल को निकाल के जो इन्फ्लेशन बाकी रहता है, सीपीआई इन्फ्लेशन, जो अप्रैल महीने की पॉलिसी, जो अप्रैल महीने की जो प्रिंट्स आई हैं, करीब 70% जितने कोर सीपीआई के कंपोनेंट्स होते हैं, 140 करीब कंपोनेंट्स हैं, 70% वो सब कंपोनेंट्स में 6% के ऊपर इन्फ्लेशन है। माने इन्फ्लेशन
स्प्रेड करता जा रहा है, जो कोर इन्फ्लेशन है वो स्प्रेड करता जा रहा है, और इससे मतलब चिंता इसी से बनी हुई है कि ये कितना देर, फूड तो ठीक है नीचे आ जाएंगे, फ्यूल जितना है वो अभी तक थोड़ी देर चलने वाला है, लेकिन ये कोर इन्फ्लेशन जो बाकी जो पास थ्रूज अभी तक काफी बाकी है। बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज, दूसरे कंज्यूमर कंपनीज अभी तक पूरा पास ऑन नहीं किए हैं। तो मेरा अंदाजा है कि इन्फ्लेशन इज लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम। तो शुक्रिया मिस्टर भट्टाचार्य आपका आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने काफ़ी अच्छे से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। मार्केट के में आज यही बात बिल्कुल तय है कि 16,200 जाएगा नहीं तो 16,400 आएगा नहीं। फिलहाल इसी रेंज के बीच में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। अब करीब आधा पौना घंटा रह गया। आप देखते हैं अब मार्केट इस रेंज में कहाँ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करते हैं। शेयर्स में अपोलो हॉस्पिटल के अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई है। कई दिनों के चलने के बाद आज शेयर ठहर सा रहा है। राजेश सर, एक बार जरा चेक कीजिए, ये अपोलो हॉस्पिटल आज डेज लो पे क्लोजिंग कर रहा है। कुछ ज़्यादा बड़ी चिंता की बात तो नहीं है ना, क्योंकि ट्रेडर्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं अभी भी। तो देखिए डिम्पी जी, काफी बड़ा करेक्शन ये स्टॉक में देखने को मिला था, और स्टॉक में जो रिकवरी बनी थी अभी भी अगर हम देखें तो स्टॉक अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक के लिए अभी चिंता का विषय तो है, क्योंकि जब तक ये 3850 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा क्लोजिंग बेसिस पे तो थोड़ा सप्लाई प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। हमें लगता है कि अब यहाँ पे जिस तरीके से आज सप्लाई बनते हुए दिखा, अगर ये स्टॉक में लोअर साइड पे अगर 3705 का लेवल टूटता है तो फिर यहाँ पे और भी डाउनसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। हो सकता है वापस ये स्टॉक फिसलते हुए हमें दिखे और 3650 की तरफ भी लोअर साइड पे ट्रेड करते हुए दिखे। तो अगर किसी ने लोअर साइड पे लिया हुआ है, बॉटम के आसपास अगर लिया हुआ है, तो उन्हें अब यहाँ पे स्टॉप लॉस 3705 ट्रेल कर लेना चाहिए। अगर वो स्टॉप लॉस टूटते हैं तो फिर वहां पे निकलने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये अपोलो हॉस्पिटल भी आपके रिकमेंडेशन। इस बीच ब्रेकिंग एक और खबर भी आ रही है भारतीय एयरटेल के रिगार्डिंग कि पोस्टपेड सेगमेंट से ज़्यादा अफसर दिख सकते हैं वो ओटीटी के बिजनेस पे नहीं, बल्कि भारतीय एयरटेल आपको ध्यान होगा सुबह हम इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। फिर सुबह ये भी बात हुई थी कि 715 के ऊपर ये ठीक रहेगा, 715 के नीचे गया तो टूटेगा। आप चेक कीजिएगा 715 जैसे ही गया है शेयर बहुत तेज़ी से नीचे भी आ गया, और अभी आप ब्रेकिंग खबर भी इसमें देख पा रहे होंगे। एक बार चिराग आप चेक कीजिएगा ये 715 की आज जो इंपॉर्टेंस थी इसके टूटने के बाद अभी क्या करने चाहिए। ये जो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट था पूरी तरह से गुम। भारतीय एयरटेल ओवरऑल शॉर्ट टर्म में साइडवेज रेंज में है, बट मीडियम टर्म स्टिल बुलिश है। तो किसी को भी अगर इस पे पुल बैक में 680 675 के जोन पे एंट्री मिलती है तो एक बेस्ट बाई लेवल रहेगा भारतीय एयरटेल में। स्टॉप लॉस 660 का होल्ड करे, मुझे लगता है वापस ये अपर एंड ऑफ द रेंज 740 के पास जाएगा। चलिए ठीक है। इस बीच आप मार्केट्स को देखें तो अब आप जो गेन्स थे वो कंप्लीटली इरोड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अब आप अपने ओपनिंग लेवल्स के भी नीचे अब कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी पर और बैंक निफ्टी ने तो अपने गेन्स इरोड कर ही दिए हैं। बिफोर द एक्सपायरी शायद लॉन्ग्स बने थे, वो पोजीशन कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ हो रही है, लेकिन अब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेटल स्पेस और इंफ्रा स्पेस कुछ हद तक। इनफैक्ट भारती ने भी थोड़ा सा वीक किया है इंडेक्स को। ज्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट 5 मिनट्स है, पिछले 10 मिनट में जो गिरने वाले काउंटर्स है उसमें आपको मेटल पैक, भारतीय एयरटेल, LNT जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ बाजार पर किस तरह का व्यू बनाना चाहिए। कल तो चलिए कल BTST ट्रेड्स थे, आज अब कैसे जहां जहां गेन्स हैं क्या उन्हें अब प्रॉफिट बुक करके चले जाना चाहिए एक बार एक्सपायरी से पहले। मेटल्स पर खासकर जिस तरह से अब हम एक व्यू देख रहे हैं, शॉर्ट्स यहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं आपको चिराग ट्रेड्स इस वक्त पिक होते हुए? अगर पर्टिकुलर मेटल सेक्टर्स की बात करें तो मैं जिंदाल स्टील की बात करूंगा। जिंदाल स्टील एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में उसमें लॉन्ग्स होल्ड कर सकते हैं। JSPL में स्टॉप लॉस रखना चाहिए 474 का, डाउन साइड में मुझे अपसाइड इमीडिएट टारगेट 498 का लग रहा है। दूसरा मेटल स्टॉक जो एक शार्प बाउंस बैक यहाँ से कल दिया था वेदांता, वो आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, पर जब तक ये 312 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक नहीं करता है मुझे लग रहा है कि इसका ये बाउंस बैक कंटिन्यूड रहेगा टू द लेवल ऑफ 340। दिस रिकमेंडेशन ऑन मेटल स्टॉक इज प्योरली अ बाउंस बैक ट्रेंड। ओवरऑल लार्जर ट्रेंड हैज कन्वर्टेड टू द डाउन साइड बेरिश ट्रेंड, बट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो ये बाउंस के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट लेग ऑफ द डाउन ट्रेंड वापस रेज्यूम हुआ तो इसमें एटलीस्ट 10 to 14% के करेक्शन वापस देखे जाएंगे मेटल स्टॉक्स में। 14% के करेक्शन आप मेटल स्पेस पर देख रहे हैं। ऐसे में यहां से अब फ्रेश ट्रेड पिक्स क्या होनी चाहिए कुछ आपकी?
जी हाँ, देखिए जैसा आप बता रहे थे कि मार्केट्स ने अपने गेन्स गिव अप कर दिए हैं, बट लेट्स दिस इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। अगर आपको सुबह ध्यान होगा तो हम यही बात कर रहे थे, 16,400 एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा, और आई थिंक जस्ट अबाउट 20 ऑड पॉइंट्स उसके पहले ही हम बस टर्न अराउंड हो गए। लेकिन ये एक एनकरेजिंग साइन है, क्योंकि यहाँ से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जो बनाना चाहेंगे उनके लिए पे ऑफ प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। 16,100 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ से अगर आप 16,400 के टारगेट्स के लिए निफ्टी को बाय भी करते हैं तो पे ऑफ प्रोफाइल आपका अच्छा है। अगर हम पुट ऑप्शंस की बात करें, 16,000 16,200 के जो लेवल्स हैं, इनमें काफी अच्छा पुट ऑप्शन बेस बन रहा है। सो ऑल इन ऑल निफ्टी मुझे यहां से अब अट्रैक्टिव लग रहा है बाय करने के लिए फॉर एन अपस्विंग ऑफ अबाउट 200 to 300 पॉइंट्स। स्टॉक्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो कल एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था विच इज गो कलर्स, एंड द स्टॉक हैज डन फिनोमिनली वेल ओवर द लास्ट फ्यू सेशंस, और जो इसकी की रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है, इतने अच्छे मूवमेंट के बाद भी कहीं पे अभी स्टॉक में ओवरहीटिंग के संकेत नहीं आ रहे हैं, व्हिच सजेस्ट्स कि इसमें अप मूव अभी भी थोड़ा बाकी है। 1200 के टारगेट्स के लिए इसे लिया जा सकता है, और यहाँ जो स्टॉप लॉस होगा विल बी अराउंड 1070। जो मेरा दूसरा पिक है, ये आज हम अजय के साथ डिस्कस भी कर रहे थे, व्हिच इज एंजल वन। एक अच्छे करेक्शन के बाद फिर एक स्टॉक ने अपना अप मूव शुरू किया है, तो पिछली रैली में जिन का मिस हो गया हो लेना, वो इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां मेरा टारगेट होगा 1620 का, और स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं 1470 का। अच्छा, और इंटरेस्टिंग के बारे में बता देते हैं, और चार्ट चेक्स और ट्रेड्स वहां पे जैसे बन रहे हैं। एक आप लेके आइए डायरेक्टर साहब, ऑरोबिंदो फार्मा। ऑरोबिंदो फार्मा आज जब ओवरऑल बाजार थोड़ा साइडवेज है, मैं कमजोर नहीं कहूंगा इसको, साइडवेज बाजार में ऑरोबिंदो फार्मा 5-4% ऊपर डेज हाई पे है। बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, एक्चुअली 12 बजे एक बड़ी कैंडल बनी है, बहुत अंडर ओन स्टॉक है 550 रुपए पे, और इसमें देखिए 6 महीने में तो 13% नीचे है एक्चुअली ये। इसमें आज इन्होंने एक्सचेंजेस को बताया कि हमारे यहाँ US FDA ने कुछ करेक्टिव एक्शन लिया है, उनका विजिट हुआ था। जब कंपनी खुद बताती है तो इसके चांसेस ये होते हैं कि साथ में कंपनी ने करेक्टिव एक्शन भी ले लिया है। मैं आपको एग्जैक्टली हाँ, US यूनिट 5 का इनका US FDA इंस्पेक्शन हुआ, इन्होंने बताया 483 आया और 5 ऑब्जर्वेशन आए, बट लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन कुछ खास डिफिकल्टी वाले नहीं है, नहीं तो स्टॉक 4% ऊपर नहीं होता। ये मैं जस्ट ज्वाइनिंग द डॉट्स करके बता रहा हूँ आपको, बट चार्ट चेक लेते हैं। चिराग, जरा ऑरोबिंदो के चार्ट को बताइए कैसा लग रहा है चिराग? हाँ, ऑरोबिंदो फार्मा ओवरऑल एक लार्जर डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 800 नॉन स्टॉप करेक्ट होते ही आ रहा है। जितने भी राइज इसमें आती है, इसमें एक सेलिंग देखने को मिलती है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम का फॉर्मेशन अभी भी कंटिन्यूड है। तो जब तक ये स्टॉक लेवल वाइज 630 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तो इसमें एक बेरिश मूव कंटिन्यूड ही रहेगा। ओवरऑल नेक्स्ट लार्जर सपोर्ट इस पे 450 के लेवल्स पे आता है। फिलहाल कोई भी एंगल से ये स्टॉक में बाई साइन नहीं है, राइज मिलता है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए ऑरोबिंदो फार्मा में। अब आज शाम को आएंगे आईटीसी के नंबर्स, 2:50 हो चुके हैं। राजेश जी, आईटीसी के खोलिए जरा चार्ट और जरा ये देख के बताइए, वैसे नंबर्स में सिगरेट के अलावा वाला जो इनका कारोबार है, होटल, पेपर, शायद वहाँ पे एबनॉर्मल अच्छी ग्रोथ आ सकती है। एक तो आपको चार्ट पे क्या दिख रहा है, क्या पोजीशंस लेके जानी चाहिए कि नहीं लेके जानी चाहिए? सेकंड, अगर लेके जाएं, ऑप्शंस में लेके जाएं तो वो भी जरा क्लियर कर दीजिएगा। तो सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको ही देने हैं, हमने पूछ लिए। तो देखिए, कल भी डिस्कस हुआ था अजय जी से और व्यू यही था कि आईटीसी पे बुलिश व्यू है और हमें लगता है कि पोजिशनली टारगेट तो इसके 300 प्लस के भी आते हुए दिखते हैं। तो आप ये रिजल्ट के पहले ट्रेड करना है थोड़ा ट्रिकी हो जाता है रिजल्ट में, तो यहाँ पे लो रिस्क का ट्रेड करना है तो 265 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ही बाय कर ले। प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई भी नहीं है, 4 रुपए के आसपास ये प्रीमियम अभी ट्रेड कर रही है। 265 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं एट द मनी का। हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक में 270 का लेवल क्रॉस होता है अगर पोस्ट रिजल्ट या अगर कोई पॉजिटिविटी बनती रिजल्ट में, तो फिर ये स्टॉक में 290-300 तक की अपसाइड भी यहाँ पे ओपन होते हुए दिखेगी, क्योंकि काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक अब एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है और इतने वॉलेटाइल मार्केट में पिछले दिनों जो गिरावट थी उसमें भी स्टॉक को देखें तो प्रीवियस ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन करते हुए रहा। 250 पे बेस बना के वापस स्टॉक ने एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू किया है रिजल्ट के पहले। तो 265 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें, 4 रुपए में स्टॉप लॉस रखे करीब 1.5 रुपए का, और अपसाइड हमें लगता है जिस तरीके से सेटअप है तो ये ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं करीब 10 से 12 रुपए तक। ऑलराइट, तो ये तो आईटीसी पे व्यू रहा। राजेश, आपकी क्या होंगी ट्रेडिंग पिक्स?
अब तो बाजार भी थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, थोड़ा क्या हेज करके चलना चाहिए या अब भी आप बुलिश है? नहीं देखिए, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस बन रहा है, उसमें रुचि सोया का ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है, तो रुचि सोया एक हमारी पिक है जिसपे हम बुलिश व्यू यहाँ पे कैरी कर रहे हैं और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुचि सोया में 1230 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है, तो 1120 के स्टॉप लॉस से रुचि सोया पे बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करना है वो है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट में देखिए काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, आज जिस तरीके से मूव बना है स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को वापस से रिगेन किया, वीकली सेटअप के हिसाब से देखे तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला, और जिस तरीके से एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट में 220 के कॉल कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है स्टॉक, तो पेट्रोनेट में हम यहाँ बाय करने की सलाह देंगे 235 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 215 का। तीसरा स्टॉक जो हमें बाय करना है वो है फार्मा स्पेस और उसमें सन फार्मा। सन फार्मा को भी देखें तो जो मार्केट में करेक्शन था उसके बाद स्टॉक ने जो लोअर साइड पे करीब हम देखें तो 870-80 के आसपास तक की एक डिप लेके जिस तरीके से बेस बना के वापस से बाउंस दिया है और 900 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है सन फार्मा में जो स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही नियर टर्म चार्ट पे यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। सन फार्मा में हम 930 तक की अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 890 के स्टॉप लॉस से। सन फार्मा, रुचि सोया और हम देख भी रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द न्यू बिजनेस अपडेट यहाँ पर एक मोमेंटम बनेगा और उसके चलते और कहाँ बिजनेस अपडेट्स हैं। एक्चुअली प्रेस्टीज एस्टेट पर भी बात करनी चाहिए। मुंबई मार्केट में एंट्री लेने जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी के एमडी इरफान रजाक से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मानसी दवे ने। आइए एक बार आपको कॉन्वर्सेशन सुनवाते हैं। मुंबई में हमारी इच्छा है कि हम एक अलग सा एक बेंचमार्क सेट करें, अलग से टारगेट सेट करें। मुंबई मार्केट में काफ़ी अच्छे डेवलपर्स भी हैं, तो हम उनमें जुड़ना चाहते हैं। हम भी एक अच्छा काम करना चाहते हैं और एक ग्राहक के लिए एक फ़र्क महसूस होगी, और हमारी यही गोल है, यही टारगेट है कि हम जो भी काम करें एक तो अच्छा काम करें, टाइमली डिलीवरी देंगे ग्राहक को और अच्छे प्राइस में माल देंगे, और अच्छे लोकेशन चुनेंगे हम कि भाई जो भी डेवलपमेंट होगा, जो मकान हम बनाएंगे, जो ऑफिस बनाएंगे, उसमें जो ऑफिस में जो लोग काम करेंगे या मकान में जो लोग रहेंगे वो खुश रहेंगे, उनके परिवार खुश रहेंगे। और हम मुंबई मार्केट में तो अभी आ पहुँचे हैं, ये तो शुरुआत है और हमें कोई जल्दी नहीं है। हम इसको जो भी हम करेंगे धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और सॉलिड काम करेंगे, और मुंबई कर्स के लिए एक और उनको चॉइस मिल गया है। बिल्कुल, हर सेक्टर के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है जो कंसर्न होती हैं, और इन दिनों इनपुट कॉस्ट प्रेशर तमाम सेक्टर को परेशान कर रहा है। और रियल एस्टेट की अगर बात करें, खर्चों में बढ़ोतरी, स्टील प्राइसेस में बढ़त है, सीमेंट प्राइसेस में बढ़त है, इसके चलते हो रही है, और साथ ही इमरजेंसी इंटरेस्ट रेट हाइक जैसी सिचुएशन भी अभी हमने देखी है। इन चीज़ों से कोप कैसे किया जाएगा? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है, ये हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाव तो इनपुट हर एक चीज़ का भाव बढ़ गया, सिर्फ स्टील और सीमेंट ही नहीं, हर एक इनपुट मटेरियल का भाव बढ़ा है। इससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है एटलीस्ट मिनिमम 15% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हमें ये देखना है कि इसको कैसे बैलेंस करें, इसको कैसा हम मिनिमाइज़ करें, जो भाव बढ़ा है उसको वेस्टेज ना हो, एक्सेसेस ना हो, जो ठीक से हम काम करके इसको संभालें। अल्टीमेटली बॉटम लाइन को इफेक्ट कर जाएगा, बट देन ये बात है कि टॉप लाइन तो होगा, बट बॉटम लाइन में हम यही हमारी इच्छा है कि जैसा हम आगे चलेंगे, जो नया स्टॉक है, जो अनसोल्ड स्टॉक है, वो इन्वेंट्री को तो थोड़ा हम भाव बढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज वी कांट अब्जॉर्ब एवरीथिंग। तो और अभी इंटरेस्ट रेट भी ½ % बढ़ा है, कस्टमर को थोड़ा सोचने का मौका है कि भाई आज इन्वेस्ट करें नहीं करें, बट मेरी यही मैसेज है कस्टमर को, वो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते रहेगा, घटते रहेगा, पर आपको मकान की ज़रूरत है, आप मकान में इन्वेस्ट करना है, आपका जॉब अच्छा है, आपके पास बचत है, तो रियल एस्टेट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट।
तो ये खास कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे थे प्रेस्टीज एस्टेट के साथ। तो सदर्न इंडिया का एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन अभी अब एक्सपेंशन जो है वो मुंबई में भी कर रहे हैं, और उसके बाद हमने एक इंटरेक्शन आपको सुनवाई है। आज हम सुबह हम ट्रैक भी कर रहे थे कुछ कॉल्स रियल एस्टेट स्पेस से, लेकिन इस वक्त अब कहाँ और मौके होने चाहिए। हमने देखा कि फार्मा स्पेस अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहा है बाजार। फार्मा में हालांकि पिछले 2 दिन में आप देखें तो वहां किस तरह की पोजीशंस नहीं दिख रही थी, शॉर्ट साइड पे था, लेकिन बाजार अब जैसे करेक्ट हुआ है तो आप फार्मा स्पेस को देखें तो वहां थोड़ी सी मूवमेंट है, हालांकि एक बड़ी कैंडल भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। क्या यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेड हो सकते हैं फार्मा स्पेस पे? राजेश, फार्मा स्पेस से क्या लग रहा है आपको? थोड़े से और डिफेंसिव ट्रेड्स भी लेने चाहिए क्या? हाँ, तो जैसा प्रियंका जी हमने जिक्र किया, सन फार्मा यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। वहीं पे अगर हम देखें तो फार्मा में सिप्ला को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। सिप्ला में भी काफी स्टेबल स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके से अब 950 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है, डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है सिप्ला भी यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 958 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 940 का स्टॉप लॉस रखें, अपसाइड के टारगेट 1000 तक इसमें आते हुए दिख सकते हैं। और एक और स्पेस, इसी स्पेस में हमें लगता है बायोकॉन को भी देखना चाहिए। बायोकॉन में भी एक काफी बड़े करेक्शन के बाद कल के सेशन में जो एक रिकवरी बनी, आज फॉलोअप बाइंग एक्शन बनी है। तो स्टॉक में जिस तरीके का रिकवरी का ट्रेड बायोकॉन में बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एक ओवरसोल्ड जोन से ये स्टॉक में जो रिकवरी बनी यहाँ पे भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है अपमूव। 360 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। 338 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इससे बाय किया जाएगा। और स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 330 का। बाजार बिल्कुल फ्लैट है, किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट। 260 270 कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब भी 260 270 था, अभी भी वैसे ही चल रहा है। लेकिन इस बीच जो सेक्टोरल चर्निंग है ना वो हो रही है। शुगर स्टॉक्स की बात बोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। चीनी मिलों की जो आर्थिक मुश्किलें हैं वो थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। इस पर एक्सक्लूसिव खबर है, मेघना हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ रही है, वो आपको बताएंगे। मेघना, बताएं जरा। हम देख रहे हैं कि जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इस साल शुगर केन का, उसके चलते करीब 355 लाख टन का इस सीज़न में शुगर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, जिसको चलते जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको अपना सीज़न एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्रशिंग सीज़न जो कि अक्टूबर से कंटिन्यू चल रहा है वो मई तक एक्सटेंड करना पड़ेगा उनको। इसी के चलते उनको काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहे हैं वो। इसीलिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उन्होंने भी एड्स प्रोवाइड करी है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को। इसी के चलते आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग ले रही हैं सारे सेक्रेटरीज के साथ में, जिसमें एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी और फूड सेक्रेटरी भी प्रेजेंट रहेंगे। ये पूरा रिव्यू लिया जाएगा कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी को लेकर जो सारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनके पास। और ये भी सूत्रों का मानना है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी को ये डायरेक्शंस दे सकती हैं कि सारे बैंक्स को ये निर्देश दिया जाए कि जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के पास उसको इंक्रीज करा जाए इमीडिएटली, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो फाइनेंशियल क्रंच है वो शुगर मिल्स फेस कर रहे हैं इसी के चलते, क्योंकि क्रशिंग सीजन उनको एक्सटेंड करना पड़ रहा है। हमने देखा है कि इस साल जो स्टेट्स हो गए जैसे महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात, इन सब ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा है। इसी के चलते सारे स्टेट्स के ऑलमोस्ट जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको अपना सीजन क्रशिंग सीजन एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये भी हम जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 327 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं। इसी के चलते ये इमीडिएट रिव्यू लिया गया है आज फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो लिया जाएगा अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। इसलिए ये पूरा क्रेडिट अवेलेबिलिटी को लेकर रिव्यू होगा और डायरेक्शन बेसिकली जो मेन फोकस होगा वो होगा क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो शुगर मिल्स हैं उनको कोई भी किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्रंच नहीं हो और उनको जो एक्सटेंशन करना पड़ रहा है क्रशिंग सीजन का वो स्मूथली हो जाए। तो इसीलिए ये बड़ी मीटिंग आज कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मीटिंग अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस भी रखती है, क्योंकि आपको पता ही है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है और सरकार नहीं चाहती कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जहाँ पे कहीं वो दिक्कत चल रही है फटाफट से उसको एड्रेस करो ताकि वो इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम में ना आए। दूसरा, शुगर की अपनी इंपॉर्टेंस भी है इस समय और सरकार इसलिए इसके फाइनेंशियल मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहती है। पहले हम शुगर में सुनते थे पैसे का लेन देन की पैसा नहीं हो पाता था, इनके पास पैसा मिल नहीं पाता था। अब ये क्योंकि एक्सपेंड कर रहे हैं इथेनॉल की वजह से, इन पे कैपिटल एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए कहीं कोई पैसे की दिक्कत ना आए, ये भी एक एड्रेस वाला हिस्सा होगा। तो दो बड़े हिस्से हैं सरकार के, पहला एक इन्फ्लेशनरी और दूसरा एक्सपेंशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये एक शुगर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। बलरामपुर चीनी, पराज इंडस्ट्रीज, दोनों शेयर्स देखते हैं। पहले पराज इंडस्ट्रीज के राजेश जी जल्दी से चार्ट देखिएगा। ये एथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनी और बलरामपुर चीनी देश की बड़ी कंपनी में से एक है शुगर की।
बिल्कुल प्राज इंडस्ट्री में एक करेक्शन के बाद अच्छी एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर हम आज देखें तो आज के सेशन में 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर 360 के ऊपर आज की क्लोजिंग होती है तो हमें लगता है कि ये पुल बैक यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और स्टॉक में पोजिशनली टारगेट हमें लगता है 395 से 400 तक बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। तो जिन्होंने लिया है लोअर साइड पे या अभी करंट लेवल पे भी ले रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 352 का, अपसाइड के टारगेट 390 400 तक आते हुए दिख सकते। बलरामपुर चीनी का डिस्कशन हमने कल भी किया था, कल के शो में भी हमने इस पे बाय करने की सलाह दी थी और हम इस पे पोजिशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसमें 500 520 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है जिस तरीके के अभी सेटअप बने हैं नियर टर्म चार्ट पे एज वेल एज अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए चार्ट पे यहाँ पे इमीडिएट टारगेट हमें लगता है 445 से 455 तक आते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 416 के स्टॉप लॉस से बलरामपुर चीनी में भी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ बलरामपुर चीनी पर सलाह रहेगी प्लस करने की राजेश की। अब इस पे 3 बज चुके हैं और हमारे साथ संजीव वसीम जी भी हैं। संजीव जी से बात करते हैं। तो 3 बजे गाजे बाजे के साथ भसीन जी आ चुके हैं। भसीन जी, आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। सुबह शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन मैं फिर से बता दूं आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। सरे बाजार हरा लाल हो रहा है बार बार। आखिरकार जीतेगा हरा ही रंग ना। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखो, हरा और लाल तो चलते रहेगा, लेकिन आज अच्छा है, थोड़ा लाल वालों को शांति मिले कि आज थोड़ी कंसोलिडेट करे मार्केट, विच इज वेरी गुड। और आप सर उस जैकेट से क्या, हम वैसे अच्छे नहीं है तो हमारा दिल साफ होना चाहिए सर, दिल साफ होना चाहिए। क्या बात बोले सर, होना चाहिए। सर बिल्कुल आप बेहतर बात बता रहे हैं। अच्छा सर, मेरे को ये बताइएगा, अब ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ये 16,000 के नीचे, वैसे मैं आप लेवल्स की बात नहीं बोलते, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप कन्विक्शन पे ज़्यादा जाते हैं, फिर भी मैं पता करना चाहता हूँ क्या 16,000 के नीचे जाने की गुंजाइश बची है सर आपके हिसाब से? बट वो लेने के मौके हैं। ये मार्केट का ट्रेंड मेरे हिसाब से इट हैज चेंज फॉर द पॉजिटिव। एक और दीजिए, अभी जिन्होंने माल बेचना है और जिनका ये लगे कि बेयर मार्केट रैली है वो चलती रहेगी डिबेट। बट मेरे को कन्विक्शन है कि यहाँ से इन द नेक्स्ट 10 days you can hear suddenly crude fall $20 and that will be the big trigger globally, क्योंकि all bad news is in the price, all that you need is little resolution on Russia and Ukraine, और वो मुझे लगता है is very very fast on the cards. Secondly, आपने प्राइस हाइक, आउट ऑफ टर्न रेट हाइक सब प्राइस्ड इन है, इन्फ्लेशन के फियर्स भी प्राइस्ड इन है, एंड नाउ द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम द रीओपनिंग विच इन इंडिया इज सीइंग ह्यूज अपटेक। तो मुझे कोई दो राय नहीं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देख के कि दिस इज द टाइम टू बाय इंडिया। और मैं आपको कहता हूं कि ये एक आध दिन की कंसोलिडेशन, बट पहले आप 16,800 900 17,000 जाएंगे, फिर देखेंगे जो करेक्शन है। तो अभी पहले 400-500 पॉइंट्स और तो आने दीजिए डिम्पी जी, फिर देखेंगे क्या मार्केट का रुख है। आप कहें तो मैं आप भी के लिए भी कॉल दूं और आपको अपडेट भी दे दूं। अपडेट दे दीजिएगा, फिर कॉल दीजिए। तो देखिए, बजाज परसिस्टेंट सिस्टम और L&T में बहुत जोर से कह रहा हूं, परसिस्टेंट सिस्टम में जो आज वॉल्यूम हुई है रिकॉर्ड वॉल्यूम है, और जैसे आपको कहा उनका जो न्यू बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, आई थिंक इट विल बी इवन बेटर देन फिनकल। दिस स्टॉक कैन बी ह्यूजली री-रेटेड। तो नहीं है तो ऐड कीजिए। बजाज फाइनेंस के ग्रोथ इज सीइंग अस्टाउंडिंग ग्रोथ, एंड सेम इज द केस विद L&T, जहां पे मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा उनका ऑर्डर इनफ्लो बहुत बढ़िया है। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताइए। तो देखिए, will come out with very good numbers, delinquencies are at the lowest, और ये जो है ये स्टेडी 2% पर एनम पर मंथ इनको रिटर्न मिलता है। 104 रुपए पे इट्स अ स्टील, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 115 का टारगेट, 12 से 15। दूसरा पिक आपको मैं कहता हूं, आप गाड़ियों में देख रहे कितनी उछाल है। बजाज फिनसर्व, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस फॉर कार्स, बजाज फिनसर्व 12,750 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 12,300 का, 13,500 का टारगेट। और तीसरा होएगा गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर में अब ये पाम ऑयल में भी जो अटकली थी वो हट गई,
Godrej Consumer is globally going to be is globally also a very big player और इंडोनेशिया में तो उनका बिजनेस डबल डिजिट में आएगा। 815 का स्टॉप लॉस है, 885 का टारगेट। राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संजीव जी। तो ये तो आपकी पिक्स रही। एक स्पेस पर आपसे आपका व्यू समझना चाहेंगे। अब से कुछ देर पहले जैसे ये न्यूज आई और ये थोड़ी बहुत इस पर र्यूमर्स और इस पर एंटिसिपेशन भी थी, जो ऑनलाइन गेमिंग है, साथ ही कैसीनोज है, इन पर अब जीएसटी लगेगा। इस स्पेस पर अगर आपकी यहाँ फोकस हो, आपने स्टडी किया हो, तो इसमें कौन सी आपकी प्रेफर्ड पिक है? क्योंकि एक तरह से तो ये न्यूज अच्छी भी है, लेजिटिमेट हो पाएंगी ये बिजनेसेस। नहीं, इसमें कोई उपाय नहीं है। तो जिसको गैम्बलिंग का है और जिसको अगर वैसे ही ऑप्शन का ट्रेड सीखिए तो हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाइए, हम आपको सारी जो आपको एड्रेनलिन रश है ना वो सब समझा देंगे, क्या ऑप्शन होती है, क्या कॉल पुट, और आपको रात की नींद जाएगी तो आप वो बेटर करेंगे। तो इन शेयरों पे नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बसीन जी, फिर एक चीज मेरे को और बता के जाइए, कल ना आईटीसी के नतीजे आ रहे हैं, तो आपकी अपनी कैलकुलेशन के आईटीसी के नंबर्स पर एक तो ये बात, और थोड़ी देर पहले ना टिकर पे एक अच्छा ब्रेकिंग चल रहा था कि भारतीय एयरटेल ये कह रहे हैं कि कुछ टैरिफ और बढ़ाने पड़ सकते हैं। 178 तक आ गया सर उनका आरपू, टैरिफ और बढ़ जाएगा और यूजेस बढ़ेगा तो 200 भी हो जाएगा। तो भारतीय एयरटेल और आईटीसी दोनों खबर वाले शेयर हैं, आप इसके बारे में अपना व्यू पॉइंट बता दीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा फरमाया। 178 का 200 हुआ तो रिलायंस का भाव तो 3000 होगा, क्योंकि जियो विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी और भारती साथ में। लेकिन आईटीसी मुझे लगता है रिजल्ट्स विल बी मच बेटर देन स्ट्रीट, और कोई भी डिक्लाइन विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 280 से 85 फर्स्ट टारगेट, लेकिन 350 का टारगेट इस साल में दिवाली तक। 350 की दिवाली इस बार आईटीसी की रहेगी। बसीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कल सुबह 10 बजे फिर आपसे वापस मुलाकात होती है। फिलहाल बाजार एक रेंज में ही अभी ट्रेड कर रहा है, 16,250 के आसपास है। वही बात सुबह वाली कि 16,200 जाएगा नहीं तो 400 आएगा नहीं, रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। राजेश जी, कोई बीटीएसटी एसटीबीटी है तो बता दीजिए। 3:10 होने को है, 20 मिनट रह गए बस। तो डिम्पी जी, पेपर स्टॉक्स पे फोकस है, उसमें जेके पेपर को यहाँ पे देखा जा सकता है। कैश सेगमेंट में काफी अच्छा मोमेंटम बना है, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आज का ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जेके पेपर अब यहाँ पे बीटीएसटी करने की सलाह देंगे। 366 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 380 तक आते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें करीब 360 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो भी कैश सेगमेंट से है, जीएसएफसी को यहाँ पे देखा जा सकता है। जिस तरीके से जीएसएफसी का सेटअप बना है, अगर हम देखें तो पिछले 4 दिन का जो एक रेंज था उसका ब्रेकआउट करके अब यहाँ पे स्टॉक में जो बाइंग मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 156 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 166 169 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे करीब 152 का। ठीक है, सो ये पिक्स रहेंगी राजेश की इस स्पेस पर। अब हमारे साथ नरेश मिरानी भी बने हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो इस वक्त कैसा नजरिया बाजार पर बना रहे हैं। नरेश, एमएनएम ही रहेगी अभी भी आपके पे, क्या रिजेक्ट करेंगे? थोड़ा सा बाजार करेक्ट हुआ है, ऊपर से गेन्स को इरोड किया है, प्लस रेंज क्या होगी इमीडिएट? सो रेंज वही है 16,100, अब सपोर्ट एक्ट करना चाहिए। जो पहले रेजिस्टेंस था 16,400 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट होगा 16,650 16,800। सो अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 16,100 पे, ये मोमेंटम ट्रेड के लिए। और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन रहेगा, एक जो नीचे से रिवर्स हो रहा है औरोबिंदो फार्मा, जो काफी गिर चुका है, नया 52 वीक लो बना है, बट उसके बाद फॉलो अप सेलिंग नहीं है, कैंडलस्टिक रिवर्सल है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 545, टारगेट 590। दूसरा रहेगा बाय कोटक बैंक पर, जिसने क्लियर कट ब्रेकआउट दिया हुआ है 1840 के ऊपर, तो यहाँ पे टारगेट रहेगा 1950, स्टॉप लॉस 1800। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर बैंक्स भले ही थोड़े से वीक रहे हों, लेकिन दिख रहे हो वीक कभी, इस वक्त आज थोड़े से इरोड हुए हैं गेन्स, लेकिन कोटक बैंक ब्रेकआउट के पास लगता है, और साथ ही औरोबिंदो फार्मा इस स्पेस पर, ये 2 स्टॉक्स रहेंगे नरेश की नजर में। चलिए ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया नरेश। जाते आते और भी कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आपको आज गेन्स। एक और व्यू है, क्योंकि अब जिस तरह से एडटेक यानी अब तक ऑनलाइन लर्निंग ज्यादा आपको देखने को मिल रही थी, और अब क्योंकि सब चीजें रिवर्स हो रही हैं कोविड के चलते, अब आप इस सेंटर्स पर जाकर एजुकेशन ले सकते हैं, तो ऐसे में आप एडटेक जैसे स्टॉक्स, एनआईटी जैसे स्टॉक्स, इनको आप देखेंगे कि वहां पर भी अब मोमेंटम दिखता है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी आई कि किस तरह से एक बड़े लेऑफ्स आप एडटेक कंपनीज में देख रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में है जो। इस स्पेस पर इस व्यू से राजेश, अगर एडटेक पे, एनआईटी पे कोई नजरिया बनाना हो किसी को, तो क्या बना सकते हैं? क्या होगी यहाँ पर लेवल जो वॉच आउट करने चाहिए एंट्री पॉइंट के लिए?
तो प्रियंका जी देखिए, दोनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है, हालांकि लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनते हुए दिख रही, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि जब तक ये एपटेक की बात करें तो 300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे बनी रहेगी, और जो भी पुलबैक, माइनर पुलबैक एक्शन भी बनेंगे तो वहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। रिलेटिवली अगर देखें तो NIT का अगर हम सेटअप एनालाइज करें उसके कंपेयर में, तो NIT में हमें लगता है कि जिस तरीके से पुलबैक बना है, ये स्टॉक यहाँ से कैरी करते हुए दिख सकता है। यहाँ पे हमें अपसाइड का NIT लिमिटेड में अगर हम देखें तो जिस तरीके से सेटअप बने, हमें लगता है कि यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 505 ये एक नेक्स्ट लेवल है, वहां तक हमें लगता है पोजीशन कैरी की जा सकती है। जिनके पास भी पोजीशन है, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 460 के आसपास। राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो थोड़े से स्ट्रक्चर्स जरूर वीक लग रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जिनके पास है उनके लिए ये राय लेवल जरूर ध्यान रखें। अब एक बार कुछ और बड़ी ओपिनियंस और बड़ी व्यूज सुन लेते हैं। IIFL ग्रुप के फाउंडर निर्मल जैन से हमने आज बातचीत की, उनसे उनका व्यूज समझने की कोशिश किया और उनके कहाँ फोकस है उनकी कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस में। तो उन्होंने कहा रिटेल बिजनेस पर उनका काफी फोकस है। आइए एक बार सुनवाते हैं उन्होंने बाजार पर भी क्या व्यू दिया। ग्लोबल मार्केट बहुत ही खराब है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे और यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है, तो वहां पे जो है थोड़ा डरावना माहौल है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे आ रहा है। पर अगर आप इंडिया की इकोनॉमी देखो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्ट्रांग है, और यहाँ पे अगर मैक्रो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारी करेंसी स्टेबल है, रिजर्व्स हमारे स्ट्रांग हैं, तो अगर जब भी वापस रिवर्सल होगा इस जो बेरिश मार्केट का, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया में सबसे पहले उछाल आएगा। तो इंडिया का मार्केट सबसे पहले रिकवर होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो डरना नहीं चाहिए, स्टॉक को पकड़ के रखना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो लिवरेज मत करो, और मार्केट वॉलेटाइल रहेगा उसके लिए तैयार रहो। अभी IIFL फाइनेंस का जो फोकस है वो रिटेल पर है, तो हम लोग जो छोटी लोन है जो कि अंडर सर्व्ड कस्टमर्स है, जहाँ पे बैंक्स पहुंच नहीं पाती है, उस पर हमारा फोकस है। क्योंकि अगर आप जैसे कि जो छोटे बिजनेसेस की लोन है, करीबन हमारे कंट्री में क्या है कि बहुत सारा इनफॉर्मल सेक्टर है, जो कि छोटे छोटे लघु उद्योग जिसको कहते हैं, वो 7-8 करोड़ ऐसी एकम होगी जो आज एग्जिस्ट करती है, पर उसमें से 90-95% जो बिजनेसेस हैं उनको बैंक का लोन नहीं मिल पाता है। इसमें से करीबन 90% छोटे उद्योग ऐसे जिनकी लोन की रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये से भी कम है। तो उनको अगर बैंक को अगर कहो आपकी उनके बैंक स्टेटमेंट या टर्नओवर के डॉक्यूमेंट या इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। पर अब ये डिजिटली पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि जो हमने नियो बैंक का टाइप किया है, ओपन नियो बैंक, उनके पास टेक्नोलॉजी है जो कि पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत अच्छी डेवलप की है। अब वो यूनिकॉर्न बन गए हैं, उनके पास करीबन 20 लाख से ज्यादा MSME एंटरप्राइजेज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और जो उनके नियो बैंकिंग या अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये अब इनसे टाइप करने का फायदा ये है कि उनका डेटा अपने पास एक्सेसिबल हो जाता है, और कस्टमर के साथ एक स्टिकी रिलेशनशिप हो जाती है, क्योंकि कस्टमर जो बैंकिंग है वो इसी नियो बैंक के जरिए यूज करता है। ठीक है, तो निर्मल जैन अपनी राय रखते हुए एक तो मार्केट्स पे और दूसरा अपने फाइनेंस के कारोबार के बारे में भी बताते हुए दिख रहे थे आपको। 16,235 का स्तर इस समय निफ्टी के रेंज में, और स्टॉक स्पेसिफिक की चर्निंग हो रही है, बस इतना ही ध्यान रखें। पेट्रोनेट LNG आज क्लोजिंग अच्छी कर रहा है, पिछले 2 दिन से इसने अपने चार्ट को ऐसा फॉर्म कर लिया था कि किस दिन भी ब्लास्ट होगा ये। अब ये 5% ऊपर आके ट्रेड है। एक बार चेक करेंगे चिराग, आप ये पेट्रोनेट LNG को कैरी फॉरवर्ड यानी कि BTST लेके जाएंगे या फिर प्रॉफिट बुक कर लेंगे? चिराग एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ सॉरी, पेट्रोनेट बुलिश ही लग रहा है मेरे को। जब तक 218 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पोजीशंस कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म 232 से 238 का लेवल्स विजिबल लग रहा है मेरे को पेट्रोनेट LNG में। अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन है तो 218 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, और अगर कोई फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो BTST के लिए मुझे अभी फिलहाल के लिए ABFRL अच्छा लग रहा है, जो 281-8150 पर ट्रेड कर रहा है। 277 का स्टॉप लॉस से इसको BTST कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट 288 से 295 लग रहा है।
ठीक है, अंबुजा सीमेंट भी कुछ इसी कैटेगरी में है। जब से अडानी की खबर सामने निकल के आई है, भाव भी आए हैं, उसके बाद से शेयर चल तो नहीं रहे, लेकिन हाँ साइडवेज तो थोड़ा करेक्ट हो रहे हैं। शायद डील का इम्पैक्ट भी होगा कि पहले थोड़ा करेक्शन होगा, उसके बाद सेटल डाउन होने के बाद ये शेयर चले। ये पूरा एक फेज समझ लेते हैं। राजेश जी, एक बार अंबुजा सीमेंट के चार्ट देखिए, कितना और कट लग सकते हैं इसमें सर? आज 2% नीचे है। तो डिम्पी जी देखिए, ओवरऑल सेटअप तो इसका पॉजिटिव है। स्टॉक में जरूर ये डील के बाद थोड़ा सा एक हायर साइड पे सप्लाई बना है, बट हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 345 के ऊपर सस्टेन रहेगा, वापस से इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस स्टॉक अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे अगर अभी के लेवल की बात करें तो 375 380 का जो जोन है वो एक सप्लाई जोन बना हुआ है। हमें लगता है कि वो लेवल जब तक कभी क्रॉस नहीं होंगे, कुछ समय के लिए स्टॉक में कंसोलिडेशन रहेगा। 345 से 375 ये एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें लगता है कुछ समय के लिए देखने को मिल सकता है। राइट, एक और जो हम ट्रेंड देख रहे हैं इस वक्त 2000 में कि आपको टेक्नोलॉजी में तो शॉर्ट बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिड कैप आईटी, वहां पर मिड कैप स्मॉल कैप आईटी, वहां पर आपको गिरावट ज्यादा नहीं दिख रही है। आप स्टॉक्स लाइक एलटीटीएस देखें, एम्फेसिस देखें, परसिस्टेंट देखें, वहां पर अभी भी आपको बाइंग दिख रही है, वो अभी भी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं। कुछ क्या ये एक डिवीजन ऑफ द स्पेस देखना चाहिए? लाइक लार्ज कैप आईटी तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वहां शॉर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन आप मिड कैप और आईटी कैप स्मॉल कैप में वहां पर आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं। Is that a relevant thing? बिल्कुल, इट सर्टेनली लुक्स लाइक दैट। और जिस तरह से हम सेक्टर शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए आईटी सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव एक्ट कर रहा था बिकॉज ऑफ इट्स रेवेन्यू विजिबिलिटीज इन द कमिंग टाइम्स। तो वो अब जब मार्केट्स चलने शुरू हुए हैं तो फंड जरा से दूसरे सेक्टर्स में भी डाइवर्ट होते हुए हम देख रहे हैं। इसके लिए हल्का सा प्रेशर है इंटरमीडिएट बेसिस पे ऑन द लार्ज कैप आईटीज। लेकिन जब लार्ज कैप चले थे तब मिड कैप्स ने उतना परफॉर्म नहीं किया था आईटी स्पेस में, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ कैच अप ट्रेड फॉर मिड कैप आईटी शेयर्स। इसमें एक स्टॉक है जो काफी अच्छा सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस दिखा रहा है, परसिस्टेंट एलटीटीएस आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिए। एक मैं उस लिस्ट में जोड़ना चाहूंगा विच इज पीसॉफ्ट। इसका जो 20-डे मूविंग एवरेज है, स्टॉक उसके बहुत करीब ट्रेड कर रहा है, और अगर आज उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ट्रेंड रिवर्सल इसका भी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो टारगेट्स बनते हैं वो इसका जो 200-डे मूविंग एवरेज है विच इज अराउंड 430, उसके आसपास के बनते हैं। तो उन टारगेट्स के लिए स्टॉक को इमीडिएट बेसिस पे बाय कर सकते हैं। और यहाँ जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी अराउंड 365 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ऑलराइट, और एक और ऐसा ही रेलेवेंस आपको मेटल में भी अब स्टील और एल्यूमिनियम दोनों को अलग देखना होगा, क्योंकि जहां मेटल स्टील काउंटर्स में थोड़ी सी गेन जरूर हुए हैं, लेकिन ज्यादा वीक आपको एल्यूमिनियम काउंटर्स नहीं दिखेंगे। हिंडाल्को या नाल्को, यहाँ पर आपको अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। चिराग, यहाँ पर भी क्या इसी व्यू के साथ एल्यूमिनियम काउंटर्स पर बने रहने की सलाह होगी? जैसे 5 मिनट पहले भी डिस्कस किया, ये जो मेटल स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है, ये एक्चुअली ओवरसोल्ड जोन में से एक बाउंस बैक है। सो अगर किसी को पोजीशंस बनानी है फॉर मीडियम टर्म के लिए, तो और 1-2 दिन वेट करे, देखे कि ये लेवल सस्टेन हो रहे हैं कि नहीं मेटल स्टॉक्स में। अगर सस्टेन हो रहे हैं और उसके बाद फॉलो अप बाइंग आती है, तो एक व्यू पॉइंट आ सकता है कि शायद शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस है और लार्जर बाउंस दे सकता है। और एल्स ओवरऑल आप कोई भी मेटल स्टॉक्स देखो तो आफ्टर करेक्टिंग 15 to 20% ये एक डेड कैट बाउंस टाइप बाउंस आ रहा है। बाउंस शायद और कंटिन्यू रह सकता है। हिंडाल्को में स्पेसिफिकली आपने जो पूछा 460 to 475 के लेवल्स तक, जब तक ये 420 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल अभी तक इसमें कोई क्लियर बेस फॉर्मेशन नहीं फॉर्म हुआ है, इसका व्यू चेंज होएगा फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। सो ये बाउंस के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट पोजिशनल ट्रेडिंग या डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इस बीच आप जो नीचे बैंड पे देख पा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूडीज़ बार बार अपना स्टांस रखता है भारतीय बाज़ारों पर। अब उन्होंने 2 अहम बातें कही हैं। पहली अहम बात यह है कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर लौट रही है, ये एक बेहतर बात है। कोविड के अंदर हमने जो लॉस देखे या कोविड के अंदर जो हमने दिक्कतें देखी थी वो काफ़ी हद तक अब ख़त्म हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था लौट रही है। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कि जो रूस और यूक्रेन का असर है अर्थव्यवस्था के तौर पर, और भारत में असर उसका नहीं है, ये एक अच्छा पॉइंट उन्होंने नोटिस करवाया है। और तो इंडियन मार्केट्स के लिए ये काफ़ी अच्छी पॉइंट भी है कि मोडीज़ का खुद भी अपने असेसमेंट, अपने कैलकुलेशन है कि रूस यूक्रेन का जो मामला है ग्लोबल, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका कोई बहुत ज़्यादा असर तो नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए जब भी रिकवरी होगी, आप कुछ मिनट पहले ही निर्मल वांग को भी सुन रहे, निर्मल वांग के MD को भी सुन रहे थे आप, वो भी यही बात कह रहे थे
कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी भी शांत होंगी सबसे तेजी से उभर के आएगा। यही बात मूडीज ने भी यही बात रखी है, निर्मला जैन यही बता रहे थे। तो मूडीज भी यही बात कह रहा है कि असर भारत और पे जो होगा रूस और यूक्रेन का वो ज़्यादा नहीं होगा। खैर ये एक मूडीज का पॉइंट था। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, थोड़ी देर पहले हमने शुगर वाली खबर आपके सामने रखी थी कि उसको असेस किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग डेज हाई पे, पराज इंडस्ट्रीज बकायदा डेज हाई पे है। तो ये दोनों शुगर के स्टॉक थोड़ा आप नोटिस करके रखिएगा। एक और शेयर है वो है वोखार्ड, काफ़ी दिनों बाद आज डबल डिजिट में इसमें ग्रोथ आई है। ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग डेज हाई 15%। इसी तरह से पराज भी दिखाइए आप, पराज इंडस्ट्रीज जो एथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनी है, ये ऑलमोस्ट डेज हाई पे है। अब तीसरा शेयर फायर करेंगे वो है वोखार्ड का, वो है राजेश जी आपको बताना है। वोखार्ड काफ़ी दिनों के बाद डबल डिजिट में ग्रोथ करके जा रहा है, अच्छी क्लोज भी करके जा रहा है। आपका व्यू पॉइंट इस पे 15% ऊपर है आज ये स्टॉक। जरूर आज अच्छा एक अपटिक दिया है, लेकिन अभी भी देखें तो स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में काफी बड़ा एक करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन ये जो पुल बैक का ट्रेड बना हमें लगता है थोड़ा और अपसाइड यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 300 के आसपास हमें लगता है एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो जिनके पास भी पोजीशन है वो करीब 300 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक करने के लिए चेष्टा की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे हमें लगता है कि सप्लाई वापस बनते हुए दिखेगा। करंट लेवल से अभी स्टॉप लॉस जो रहेगा, ट्रेल करना है स्टॉप लॉस, तो वो रहेगा करीब 276 के आसपास। तो पुल बैक का ट्रेड जरूर बना है एक ओवरसोल्ड जोन से, तो थोड़ा पोजीशन यहाँ पे कैरी किया जा सकता है, 300 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें। इसके अलावा एक और शेयर है, सुबह हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे, MCX, वो तो खैर 4-4.5% अभी ऊपर है। कल्पत्रु पावर स्टॉक्स में से काफ़ी दिनों के बाद इसको भी देख रहे हैं, ये 5% ऊपर है। खुश जरा चेक कीजिए इसके भी चार्ट के, BTST करना चाहिए कि नहीं। आज की क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, जिस तरीके के इसके सेटअप है, काफी वॉलेटिलिटी के बाद स्टॉक ने एक बेस बना के एक अप मूव शुरू किया है। आज का जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है उसके बाद ये अपने जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बहुत ही कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहा है, और इसके जो इंडिकेटर्स हैं सारे पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। 330-340 के जो जोन्स हैं काफी अच्छा इसने वहां एक बेस बनाया हुआ है। सो ये आने वाले कुछ दिनों में एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। इसे बाय करके लेके जा सकते हैं फॉर द कमिंग डेज, बट यहाँ जो टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 400, और जो स्टॉप लॉस है ये 350-355 के जो जोन्स हैं यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। आज ITC के नंबर से पहले, हालांकि मैरिको का कोई इसमें आपस में संबंध नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक सेक्टर के हैं, FMCG के तो हैं ये। तो मैरिको, कोलगेट, डाबर, ये सारे शेयर्स काफ़ी दिनों से टूट भी रहे थे, आज थोड़ा वापस ऊपर आ रहे हैं। मैरिको की क्लोजिंग डे हाई पे। एक बार कोलगेट भी आप दिखाइए, ये करीब 2.2% ये भी ऊपर होगा। HUL भी दिखाइएगा, सीधा पीयर तो नहीं है बट आज डेरिवेटिव्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, सुबह से हम इसको देख रहे थे। एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी आप दिखाएं, यस ये भी डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। ITC का चार्ट भी एक बार दिखाई दीजिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज गेन में नहीं है, लेकिन इसके जो एक यूनिक फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे फॉल में इसने 250 के लेवल्स के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, जो फाइनली इसने ब्रेकआउट किया हुआ था। तो आज भाई भले ज़्यादा चल नहीं रहा है, लेकिन अपने पीयर से इंडिकेट करवा रहा है कि इसके नंबर्स ठीक भी आ सकते हैं। एक बार ITC पे तो ऑलरेडी हमने कॉल लिया ही है। HUL पे रिकमेंडेशन चाहिए राजेश जी आपकी। यूनिलीवर का काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है। कल के शो में भी हमने क्लोजिंग शो में इस पर डिस्कशन किया था, और हमने यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड कैरी करने की सलाह दी थी। हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2400 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते, तो अगर यहाँ पे अगर पोजीशन है तो बिल्कुल कैरी करें। HUL में काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप वीकली चार्ट के हिसाब से बनते हुए दिख रहा है। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीब 2240 का, अपसाइड के टारगेट पोजिशनली 2400 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर में आते हुए दिख सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक और ऐसा शेयर है जिसने बैक टू बैक सेलिंग दिखाई है। जब एक अटेम्प्ट लेता है तो 200 दिन की एवरेज उसको रोक देती है। चिराग, आप इसके चार्ट देखेंगे डेली पे तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि एक चैनल का ब्रेकडाउन किया हुआ शेयर है, एवरेजेस के बिलो चल रहा है और किसी भी चीज़ को ये पुल बैक नहीं मान रहा है अभी। तो भारत गोदरेज प्रॉपर्टीज और कितना नीचे जा सकता है? 1300 भी आ जाएगा क्या? ओवरऑल एक 5-वे डिक्लाइन फिनिश तो हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टीज में, बट ये जो पुल बैक है ये 3 वेव का ही था, तो मुझे लग रहा है कि डाउन ट्रेड कंटिन्यू ही रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1335 का, 1335 ब्रेक होता है तो 1260 तक एक्सटेंड हो सकता है नेक्स्ट डाउन मूव इसमें। ओवरऑल स्टॉक बेरिश है एकदम। 1-2 दिन भी अगर ये पॉज लेता है, अटेम्प्ट ना करे बाय करने की, अननेसेसरी ये 1 या 2 वीक तक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देता है, और अगर इसने
मीडियम टर्म में 1180 का लेवल ब्रेक कर दिया तो डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट 800 पे है। ओके ठीक है। आज जो शेयर्स कमज़ोर हैं उसमें डॉक्टर लाल पैथ लैब भी है। मैं आपको जरा चार्ट्स भी दिखा दूंगा। जैसे थायरोकेयर की हमने चर्चा की थी, जो 2 आइडेंटिकल चार्ट्स थे वो था डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसको भी एक बार आप दिखा सकते हैं। ये शेयर कुछ वैसी है, इसको आप टुडेज में मत दिखाइए, इसका 52 वीक के हिसाब से दिखाइए, साल के हिसाब से दिखाइए, तो आपको पता लगेगा जो कोविड का जो ख़त्म था, डर जो था वो पूरी तरह से इन शेयरों का ख़त्म हो गया। थायरोकेयर, मेट्रोपोलिसिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इन तीनों का चार्ट आपको सेम दिखेंगे और साल के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से, जब से कोविड था तब से हमने कैलकुलेट करके देखा हुआ है। तो एक बार डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में बताइए खुश, कि अब इनका बेस बन चुका है, जहां से चले थे ऑलमोस्ट वहां वापस आ गए हैं। जी हाँ, लेकिन जिस तरीके के इनके सेटअप हैं और जो इंडिकेटर्स अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं, देखिए ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए हैं, बस एक उसी के चलते एक टेक्निकल बाउंस बैक किसी भी समय स्टॉक में आ सकता है। बट अदरवाइज अगर आप उनसे स्ट्रक्चरली पूछें तो अभी भी बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज अब तक बॉटम फाइंड नहीं किया है स्टॉक ने, और जब तक वो नहीं होता, जब तक स्टॉक कहीं सपोर्ट दिखा के उछलता नहीं, तब तक हम इसे बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे। सो फिलहाल इन पे अवॉइड का ही स्टॉक अवॉइड का ही सजेशन रहेगा टिल द टाइम द स्टॉक मेक्स अ बॉटम एंड suggests that there is some buying emerging। ठीक है, एक शेयर एकाएक थोड़ी से ऊपर आ गया स्पीड से, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। एक बार जरा इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा, पीआई इंडस्ट्रीज, PIINDS लिखेंगे तो आपको भाव आ जाएगा, 4% ऊपर है ये। क्या इसको BTST करे चिराग? पीआई इंडस्ट्रीज चार्ट देख रहा हूं मैं, फिलहाल तो डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। BTST ले सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 2600 का। 2600 का स्टॉप लॉस रहेगा आप इसमें कह रहे हैं, ठीक है। एक और शेयर आपको जिसके बारे में बता रहे हैं वो है कैस्ट्रॉल, ये भी 2.5% ऊपर है। इसको भी BTST करना है कि नहीं करना? मैं आप बाय का तो पूछूंगा नहीं, सिर्फ जिनके पास है उन्हीं के बारे में पता कर रहा हूँ। कैस्ट्रॉल ने आज ब्रेकआउट देने की अटेम्प्ट की, 1110 के ऊपर अगर क्लोज आता तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाता, बट फिलहाल जिस तरह से उसकी डेली कैंडल दिख रही है वो एक शूटिंग स्टार जैसे दिख रही है, तो कल का एक सेशन के लिए वेट करेंगे। 110 111 के ऊपर अगर कांस्टेंट ट्रेड करता है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन आएगा, बाउंस 118 तक आ सकता है। BTST अवॉइड करूंगा इस पे। ठीक है सर। अब मार्केट बंद होने में सिर्फ रह गया 1 मिनट का। लास्ट मिनट बिल्कुल 30 सेकंड वाले सौदे मत मारा कीजिएगा, थोड़ा अवॉइड कीजिए, शांत रहिए बिल्कुल क्लोज होते समय। ओपनिंग और क्लोजिंग कहते हैं बाजार के अंदर जो जितना ज़्यादा शांत रहता है उसी हिसाब से वो बाजार को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है। ये ज़्यादातर बड़े लोगों का ऑब्जर्वेशन है। खैर नहीं हो, अब आगे बढ़ते हैं। आप जरा निफ्टी के आज के जो टॉप लूजर्स या गेनर्स थे आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, एडवांस डिक्लाइन भी आपको दिखा देंगे, विक्स भी दिखाएंगे, तीनों चीज़ें देख के जाइएगा। टाटा कंज्यूमर्स में आज 2% की तेजी, अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 1.5-2% ऊपर है, और आज HUL की अच्छी क्लोजिंग मिल रही है। अदानी पोर्ट सुबह आपने आपको नोटिस करवा दिया था कि ये शेयर आज जाएगा नहीं कहीं नीचे, ये 1.5 से 2% ऊपर है। हिंडाल्को में सेकंड डे है जब ये हरा निशान वापस दिखा रहा है, और श्री सीमेंट और एशियन पेंट जैसे शेयर्स भी आज हरे निशान में रहे हैं। एडवांसेस आज बाजार जब खुला था ना तो करीब 1200-1300 शेयर के साथ खुला था, रह गए हैं लास्ट में 1000 शेयर। जो डिक्लाइंस थे वो थे 300-350, ये हो गए 800। इसका मतलब दिन भर के बाजार के अंदर हुआ क्या है कि जिनके अपने प्रॉफिट्स थे उन्होंने या तो बुक कर लिए या तो थोड़ा बहुत शॉर्ट हुए हैं। आज बाजार का आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज 16,200 को मार्केट ने अच्छे से बचा लिया, लेकिन 16,400 को भी उतने अच्छे से रोक भी लिया। अगर टेक्निकल्स को जो लोग फॉलो करते हैं इसी समझ गए होंगे। बाजार की घंटी बजी यानी कि मार्केट हो गया बंद। और इस बीच आज के टॉप लूजर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, BPCL, पावर ग्रिड और अपोलो हॉस्पिटल्स। ये इंडेक्स के वो शेयर्स हैं जिन्होंने आज बाजार को कमज़ोर किया है। आप सिर्फ अभी निफ्टी पे ही ध्यान रखें। अगर आप छोटे मझोले शेयरों में कैटेगरी जा रहे हैं, वहाँ पे न्यूज़ फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है और रिजल्ट्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो मार्केट की आज की क्लोजिंग कुल मिला के ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं इतनी अच्छी भी नहीं। एक रेंज का बाजार, रेंज के अंदर मार्केट में सिलेक्शन वाला बाजार है, सिलेक्ट कीजिएगा। एक काम और करते हैं, एक बार जरा इंडिया विक्स भी लास्ट में चलते चलते दिखाइएगा। कोई बहुत बड़ा चेंज आना नहीं चाहिए इंडिया विक्स के अंदर, क्योंकि जब तक 200 प्रोटेक्टेड है तब तक विक्स नीचे नहीं आएगा, और जब तक 400 है तब तक विक्स ऊपर नहीं जाएगा। तो इंडिया विक्स आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल कॉर्नर में 22 का है, परसेंटेज में भी कुछ नहीं है, 2-2.5% ही है। इनफैक्ट ऑप्शंस का डाटा भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। ठीक है चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, ना ही और किसी को ये स्टॉक्स रेकमेंड किए गए हैं। ठीक है राजेश जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर?
और डिम्पी जी जो भी स्टॉक डिस्कस हुए उनमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए होंगे सब। ठीक है, खुश अगर आप हैं तो आप भी जरा डिस्क्लोजर दे दीजिए। चलिए, खुश से भी बात नहीं हो पाएगी और डिस्कनेक्ट हो गए। कोई बात नहीं, डिस्क्लोजर हम ही देते हैं, शायद उनके पास नहीं होंगे, अमूमन वो बता ही देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आज मेहमानों का, आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो कल देखते हैं, कल फिर से मार्केट के अंदर कल एक और अच्छी चीज़ हो सकती है मार्केट में। एक तो थर्सडे का दिन है, एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी होगी, तो 2 दिन का एक्शन सिमट के कल थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो सकता है मार्केट। देखते हैं कल के कल क्या होता है। नमस्कार।